नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा स्पेशल में। और हमारे साथ आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। उनसे बातचीत होगी बैंकिंग सेक्टर के बारे में। पूरी बैंकिंग की जो भारत की इंडस्ट्री है वो किस दौर से गुजरी है और इस वक्त वो किस दौर पे है। रिसेंटली हमने देखा कि बहुत सारे रेगुलेटरी इश्यूज़ आए, उसमें आरबीआई ने काफ़ी सख्ती की। उसका क्या मतलब है, क्या वो बिल्कुल ज़रूरी थे या थोड़ा ज़्यादा सख्ती हो रही है। इससे पीछे जो बैंकिंग के पूरी बैलेंस शीट खराब हुई थी उसको कैसे ठीक किया गया और क्यों खराब हुई थी वो, उसको भी देखेंगे। और एक सवाल अक्सर मेरे मन में आता है कि कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो सिक्लिकल ना हो। तो बैंकिंग में भी आपको देखने को मिलेगा कि हो सकता है उसका साइकिल थोड़ा बड़ा होता हो, लेकिन वो एक साइकिल्स में चलती है। क्या इस वक्त हम बैंकिंग इंडस्ट्री को किस साइकिल में पा रहे हैं और क्या क्या चैलेंजेस आगे आने वाले हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। तो वेरी स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं प्रोफेसर प्रसन्न तंत्री जी। आईएसबी में प्रोफेसर हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर एनालिटिक फाइनेंस के। प्रसन्ना जी की खासियत ये है, या आईएसबी की खासियत ये है कि वहाँ प्रोफेसर बहुत मुश्किल से लोग बनते हैं। ऐसा मुझे लोगों ने बताया कि बहुत सारे पेपर्स लिखने पड़ते हैं, बहुत सारे जगहों पे अप्रूवल्स होते हैं, तब जाके कोई बनता है। तो प्रसन्ना जी इज़ वन ऑफ देम और वन ऑफ द फाइनेस्ट माइंड इन द कंट्री इन फाइनेंशियल सेक्टर। राइट सर? सही परिचय दिया मैंने आपका? नहीं, थोड़ा ज़्यादा हुआ बट थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। प्रसन्न सर, हम लोग आज आपसे ये समझना चाहते हैं क्योंकि हमारे मार्केट के जो लोग हैं, जो हमारे ऑडियंस हैं, वो बैंकिंग इंडस्ट्री जो कि बहुत बड़ी है, इसका वेटेज मार्केट का इंडेक्स में बहुत ज़्यादा है और बहुत सारी कंपनीज़ हैं, तरह तरह की कंपनीज़ हैं। इस वक्त हम लोग किस दौर से गुजर रहे हैं, मुझे ये समझना है। तो जैसे हमने कहा कि एक फ्रेमवर्क लेके चलें हम कि आज का दौर बैंकिंग का क्या है और फिर इसको कॉन्टेक्स्ट में हम पीछे समझेंगे। तो इस समय रिसेंटली हमने देखा कि आरबीआई ने कुछ 2-3 बड़े सख्त कदम उठाए। क्या आपको लगता है कि वो ज़रूरी है? ओके, तो बिफोर पहले ये कदम के बारे में बात करने से पहले जो फिलॉसफी है उससे मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलॉसफी ये होना चाहिए रेगुलेटर का, वो थोड़ा काउंटर साइक्लिकल होना चाहिए। मतलब जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तब आप आगे के बारे में सोच के, आगे कुछ बुरा हो सकता है इसके बारे में सोच के अभी से अगर आप कुछ मेजर लेंगे वो अच्छी बात है। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए रेगुलेटर्स। सो आरबीआई का जो फिलॉसफी है, जो सोच है, वो सही है, वो ठीक है। वो ठीक है। उसमें क्योंकि जब सिमिलरली जब बुरा वक्त आता है तब आपको थोड़ा लिबरल होना पड़ेगा, क्योंकि तब अगर आप स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा। कि बैंक का डिफरेंस ये है कि अगर बैंक्स में कुछ होता है आज, कल रियल लाइफ इंडस्ट्री एंड जॉब सब पे फर्क पड़ता है। बैंक इज वेरी डिफरेंट। सो फिलॉसफी वाइज जो आरबीआई का भी जो काउंटर सिक्लिकल अप्रोच है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है थोड़ा टाइट करना, वो ठीक है फिलॉसफी। वो सोच उसके बारे में मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो तरीका है वो गड़बड़ है। वो थोड़ा मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। मतलब डायरेक्शन ठीक है, जब डायरेक्शन और स्पीड में जो अंतर होता है ना, मिसमैच तो डायरेक्शन करेक्ट है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइटनिंग कर रहे हैं। ये मेरा मतलब बेसिक प्रीमाइस है। एंड बैंकिंग जो आपने सवाल पूछा, अभी बैंकिंग ये तो अभी तो स्वीट स्पॉट पे है। दिस इज द बेस्ट दैट यू कैन हैव। तो वी आर इन द स्वीट स्पॉट। सो दैट इज माई आंसर। अगर आप मुझे पता नहीं, आपने मुझे, मैं तो एकेडमिक हूँ, आपने मार्क्स ने बताया, 1 मार्क का सवाल है तो वो ये नहीं दोनों नहीं, आंसर एक बार नहीं, ये 16 मार्क्स वाला क्वेश्चन है कि आप मुझे एक्सप्लेन भी करेंगे कि क्यों स्वीट स्पॉट पे है। या स्वीट स्पॉट इसलिए है, आप देखिए, देर आर मेनी पैरामीटर्स बैंक के। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो, विच इज आम भाषा में डिफॉल्ट, डिफॉल्ट राइट। प्रोविजनिंग इज जो अभी डिफॉल्ट है उस पर जितना ऑलरेडी बैंक्स हैव केप्ट असाइड, उनके प्रॉफिट पैसा से। रख दिया उसमें हाँ, तो वो प्रोविजनिंग 60-70% तक है। डिफॉल्ट रेट इज 2%, 3%, वर्स्ट केस इज 4%। 2018 में 11% था। वो जो हुआ तो हम जाएंगे पीछे, बट रिपोर्टेड नंबर 2018 में पब्लिक सेक्टर बैंक्स 15%, प्राइवेट सेक्टर बैंक 10%, ओवरऑल 11-12% था। अभी सेम नंबर इज 2-3%। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, मोर इंटरेस्टिंगली, इसलिए मैं हेल्दी कह रहा हूँ, ये जो नंबर्स है ना, ये अकाउंटिंग गिमिक्स की वजह से नहीं है, रियल नंबर रियल है। तो 2012 में अगर आप जाओगे तब भी आपको 2-3% मिलेगा। तो 2000 अभी आजकल इंफॉर्मेशन तो है, तो कोई गूगल करके नंबर तो कह सकता है कि 2012 में भी ऐसा था। लेकिन फर्क ये था कि 2012 में जब आपका एनपीए जो डिफॉल्ट जो दिखाया गया था वो 2% था, बाकी 7% रिस्ट्रक्चर्ड करके
यू नो ज्यादा टाइम देके कोई लोन को यू नो एक्स्ट्रा पैसा देके मतलब छिपा लिया गया छिपा लिया गया था। उसको, दिखाया कम गया, हाँ। छिपाया ज्यादा गया, बट एक्चुअली अगर आप देखें तो बहुत बड़ा नंबर। हाँ, तभी 2009-10 से ही 7-8% एनपीए था जो डिफॉल्ट। अभी जो नंबर्स है ये करेक्ट नंबर्स है, हो सकता है थोड़ा इधर उधर एक और बैंक में, वो मैं नहीं कह सकता, बट ब्रॉडली डिफॉल्ट रेट 2-3% है। तीसरा पैरामीटर है कैपिटल एडिक्वेसी, बैंक्स के पास खुद के पैसा होना चाहिए, दिस इज ओनर्स कैपिटल, बिकॉज अगर कुछ डिफॉल्ट होता है तो डिपॉजिटर्स शुड नॉट बी इन ट्रबल, या नहीं तो गो अदरवाइज दे हैव टू गो टू गवर्नमेंट, जैसे एस बैंक में हुआ, वो भी बहुत हेल्दी है, 15, 16, 17। मेरा एक और है, मैं आई एम ऑन द बोर्ड ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो कल हमारा रिजल्ट था, हमारा तो कैपिटल एडिक्वेसी 25% है, तो 25% कैपिटल है, राइट, बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा है। तो एनबीएफसी के लिए 15% रिक्वायरमेंट होता है, बैंक्स के लिए 9% है, बट बैंक्स का भी 15, 16, 17% कैपिटल एडिक्वेसी है। तो इन अ वे, एंड क्रेडिट ग्रोथ अगेन 3-4 साल पहले ये सब ठीक हो रहा था, लेकिन बैंक्स लेंड नहीं कर रहे थे, वो भी अभी 15% तक आ चुका है। तो डिपॉजिट का थोड़ा इश्यू है, डिपॉजिट ग्रोथ का, अभी वो भी हो रहा है। तो ऑल इन ऑल इट्स अ स्वीट स्पॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ओके, तो एनपीए अगर आप देखें तो इस वक्त करेंटली 3.5 पौने 4 के आसपास ग्रॉस एनपीए होगा। डिपॉजिट भी बहुत बुरा नहीं है, बैंकों की बैलेंस शीट बहुत क्लीन है, कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट बहुत क्लीन है, गवर्नमेंट की बैलेंस शीट भी बहुत क्लीन है। तो ट्रिपल बैलेंस शीट जो है वो एकदम क्लीन है, और क्रेडिट ग्रोथ 14-15% की चल रही, विच इज फेयरली गुड। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि ये स्वीट स्पॉट। जब मैंने से कहा था कि हर इंडस्ट्री एक सिक्लिकल हमको लगती है ऐसी, आप एक्सप्लेन करें, आप प्रोफेसर हैं, क्या बैंकिंग इंडस्ट्री 10-10 साल के ब्रैकेट्स में चलती है? ऐसा हुआ है इंडिया में। सो आप देखिए 2002 से पहले वी वर इन द सेम सिचुएशन, लाइक 10-11 में हुआ, एनपीए डबल डिजिट था एंड ऑल दैट। तो एक क्लीनिंग किया 2001-2 में, सरफेसी करके कानून आया, सरफेस आई, तो उसके बाद एनपीए स्टार्टेड कमिंग डाउन, द इकोनॉमी आल्सो इम्प्रूव्ड। सो बैंकिंग का ऐसा कोई इंडिपेंडेंट साइकिल नहीं होता, इट मूव्स विद द इकोनॉमी। तो अब आप पीछे अलग जापान में अगर देखेंगे, वहाँ द साइकिल वाज मच लॉन्गर, 10-15 साल, 1975 to 90 बहुत अच्छा चला, 90 से 2005-2010 तक बहुत बुरा चला। तो ऐसा इट मूव्स विद द इकोनॉमी, व्हेन इकोनॉमी डज वेल बैंक डज वेल। तो इंडिया में है, इट्स 10 year इज राइट, यू नो, एटलीस्ट लास्ट 2 cycles, 2001 to again 2008-9, 10 it was good। उसके बाद 2008, मेरा एक प्रिसाइज डेट है, August 27, दैट्स द कॉसल इवेंट, बट इट टुक सम टाइम। सो 2000 से 2010, 2010 से मे बी 17-18 के बाद थिंग्स हैव चेंज्ड, बट द स्टेप्स वर टेकन बिफोर। एक प्रॉब्लम बैंकिंग में ये है कि जो लीड लैग बहुत होता है इसमें, लोग जब यू नो, व्हेन आई सी परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन, ये गवर्नर अच्छा कर रहा है, this finance minister is doing good, sadly the way people do it is they don't consider that lead lag। तो अभी जिसके टाइम पे नंबर अच्छे हैं, हम उसको अच्छा बोलते हैं, जबकि पहले वाला होगा, पहले वाले ने क्या होगा। ओके, राइट। सो जैसे मान लीजिए 2015 में अगर आप मुझे एग्जाम में ऐसे पूछेंगे एनपीए सबसे ज्यादा कब हुए, मुझे कहना पड़ेगा कि 15, 16, 17 में। इसका मतलब वो ये नहीं है कि जो आरबीआई गवर्नर या फाइनेंस मिनिस्टर तब थे उनकी वजह से हुए, राइट। तो ये लीड लैग हमें समझना पड़ेगा। तो आज अगर कोई कर्म आज आप करते हैं, इसका रिजल्ट दिखने में ये बैंकिंग का 3 साल लगेंगे। इसीलिए मुझे अभी जो आरबीआई कर रहा है, हालांकि मैंने कहा डायरेक्शनली वो सही है, उसका जो दिखेगा ना वो 3-4 साल बाद दिखेगा। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मुझे समझाइए कि आरबीआई जो रिसेंटली 2-3 स्टेप्स लिए उन्होंने पिछले 1-2 सालों में, वो आपको लगता है डायरेक्शनली सही हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वो क्यों है? वो मैं पहले अभी जो लेटेस्ट वाला जो अभी ये डिस्कशन पेपर है अभी, एब्सोल्युटली, राइट, इसका स्पिरिट क्या है? उनका स्पिरिट ये है कि अगर कोई प्री कमेंसमेंट प्रोजेक्ट है, अगर आपने पैसे दे दिया किसी प्रोजेक्ट को, आप बातचीत करें वो 5% का जो इनको रखना पड़ेगा, राइट। तो अभी वर्डिंग इतना ठीक नहीं है, ये तो मेरा इंटरप्रिटेशन है, कोई आरबीआई से क्लैरिफिकेशन नहीं आया। तो प्रोविजन ये है कि अगर कोई प्री कमेंसमेंट प्रोजेक्ट को आप पैसा देते हो, आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि इसमें रिस्क है, यू नो, सम ऑफ दिस मे नॉट एवर मटेरियलाइज प्री कमर्शियल कमेंसमेंट से पहले। तो अब इन्होंने क्या किया, आई अंडरस्टैंड, यू नो, हो सकता है पहले
0.5% बोलिए, 1% बोलिए. अभी इन्होंने क्या किया, if you go by the letter of the draft, if you lend to a pre-commencement project, you will have to make a provision of 5%. Okay. Now imagine a infrastructure lender, and I have to disclose I am associated, although I am an independent director, but imagine कोई infrastructure lender हो, इनका 30% पोर्टफोलियो प्री कमेंसमेंट में हो. एक साइड में गवर्नमेंट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स बढ़ाना है, पुश करना है एंड ऑल दैट, तो इन्होंने गवर्नमेंट का बात सुन के कर दिया, पुश कर दिया. अभी आरबीआई कह रहा है कि एग्जिस्टिंग एंड न्यू दोनों में, ऐसा नहीं कि नया. तो हमने सपोज किसी ने दे दिया 30%, अभी 30% पोर्टफोलियो प्री कमेंसमेंट में है ना. अब आप बोल रहे हो उस 30% का 5% प्रोवाइड करो. अगर कैपिटल एडिक्वेसी आपका 15% है, यू नो दिस कैन ब्रिंग डाउन कैपिटल एडिक्वेसी बाय 1 or 2%, और प्रॉफिट पे फर्क पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन अकाउंटिंग. यू नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये होगा कि आइदर कैपिटल एडिक्वेसी कम होगा या प्रॉफिट कम होगा. जो भी हो अल्टीमेटली equity, it's a return on equity. Equity is always more expensive than debt. No who knows more than any equity investor in CNBC would expect a higher return than a debt investor. Now if you have to make provisions, then to repay that equity investor, I will have to increase my interest rates. नहीं तो आपके व्यूअर्स हमारे स्टॉक में, किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों करेंगे, राइट? तो स्टॉक प्राइस गिरेगा. तो वी हैव टू अल्टीमेटली, आरबीआई, व्हाट आरबीआई इज नॉट गेटिंग इट इन माय व्यू, दिस विल लीड टू हायर कॉस्ट ऑफ लेंडिंग टू न्यू प्रोजेक्ट्स. एंड इन अ ग्रोथ इकोनॉमी व्हेन वी आर जस्ट टेकिंग ऑफ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज द नीड ऑफ द आवर, एंड अगर आप इसको मोर एक्सपेंसिव करोगे, एंड on the one hand we want to attract money from rest of the world, हम ये समझ हम ऐसे समझ रहे हैं कि $20 billion आएगा ही आएगा. ऐसा कोई रूल नहीं है. मतलब अगर हम ऐसे करेंगे, if we increase cost of funding, पैसा नहीं आएगा. So this 5% blanket rule on, I understand. अगर आप ये बोलोगे डिले हुआ तो प्रोविजन करो, इसलिए मैं कह रहा हूँ. तो डायरेक्शनली ठीक है, बहुत डिले हुआ तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज. नहीं तो कोई मॉनिटरिंग ठीक नहीं हो रहा है, कोई हमें फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर में रूल है आजकल कि यू हैव टू अपॉइंट अ मॉनिटर, उसको LFA कुछ कहते हैं, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एजेंसी. मान लीजिए कोई बोरोवर है, वो डेटा नहीं दे रहा आपको, मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है, ऐसे केसेस में कीजिए प्रोविजन, 5 या 10 कीजिए, लेकिन ब्लैंकेट मत कीजिए. अब एक चीज बताइए मुझे, आरबीआई के मन में क्या है? क्या वो दूध का जला इसलिए मट्ठा फूंक के पी रहा है कि साहब पहले ऐसा हुआ था तो चलो अभी पहले से पहले कर देते हैं? लेकिन आप एक बात इसमें इंटरेस्टिंग कह रहे हैं कि ये लीड लैग है. आज जो आप कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम बहुत प्रिकॉशनरी एक्शन ले रहे हैं, प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि भाई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, हम पहले कर दें, लेकिन एक्चुअली इसका नुकसान आपको होगा क्योंकि सरकार, ये सरकार के साथ कॉन्ट्रडिक्शन भी है. हाँ, सारे जो मेजर्स उठाए गए हैं, इसलिए मैं कहता हूँ, ये जो कहते हैं ना कि ये जो दे डू जस्ट व्हाटएवर द गवर्नमेंट सेज, ऐसा नहीं है. In a way it is good also that they just don't follow the government dictate. I am not saying जो भी गवर्नमेंट कह रहा है वो करना चाहिए, तो इंडिपेंडेंस अच्छी चीज़ है. तो क्या फिर इनका मकसद क्या हो सकता है? ज़्यादा सावधानी बरतना. तो हम लोग एक चीज़ है एकेडमिक्स में, वी डोंट क्वेश्चन द मोटिव कुछ भी हो, इम्पैक्ट ज़्यादा इम्पैक्ट है. तो इनका वही हो सकता है कि लेट्स बी वेरी कॉशियस, लेट्स बी, बिकॉज हमने पहले देखा है कि हम बहुत लिबरल थे, तो इसलिए अब बहुत कॉशियस होना चाहिए. लेकिन ये हो रहा है कि एक्सट्रीम एक इनका प्रॉब्लम ये है कि 10 साल पहले आप एक्सट्रीम लिबरल थे, अभी अब वहाँ से फ्रॉम वन एक्सट्रीम यू आर गोइंग टू अनदर एक्सट्रीम. तो व्हाट दे आर हर्टिंग इज, थिंक अबाउट एन इन्वेस्टर और लेंडर, कोई सर्टेनिटी नहीं रहा, तो 10 साल बाद आगे फिर से आप लिबरल बन जाओगे. So this is what they are doing. So they are doing too, I think you are right, they are being too cautious. They want to avoid another crisis. But आप ऐसे जी नहीं सकते ना, 24 hours आप यही सोच डर के नहीं, क्राइसिस नहीं होना चाहिए. दूसरा मैं बताता हूँ, इन्होंने एक कैप लगा दिया कि बैंक CEO 15 साल के ऊपर नहीं होना चाहिए टेन्योर. नहीं, कोई रिसर्च नहीं है, कोई डेटा नहीं है, एनेक्डोटल एविडेंस. आप कोई जेल गया होगा, मैं कहता हूँ JP Morgan का CEO कितने साल से है, राइट? ही इज द बेस्ट CEO. एनेक्डोटल एविडेंस के आधार पर आप ऐसे पॉलिसी, सीरियस पॉलिसी, बिकॉज इंडिया में ऐसा नहीं कि 1000 बैंक है. इंडिया में बैंक्स, प्राइवेट बैंक है कितना, बड़े 4-5 बिग वंस, एंड देयर आर अदर स्मॉल वंस. नाउ इफ समबडी इज रनिंग सक्सेसफुली एंड वेल, तो उसको क्यों हटा रहे हैं? क्यों हटा रहे हैं?
कौन सा प्रिंसिपल है ये? मतलब पहले आइदर प्रूव कीजिए। सो इन दैट केस गवर्नमेंट बैंक में 3-3 साल में रिटायर होते हैं। इतने स्कैम्स क्यों हुए? क्या कॉन्फिडेंस की कमी है क्या कि यार कुछ तो गड़बड़ कर सकता होगा ये? हाँ, तो वो जो नजरिया है ना, पोलिसिंग ऑल द टाइम, एक्चुअली आई थिंक मेरा एक्सप्लेनेशन ये है कि आप मॉनिटरिंग दो तरह के कर सकते हैं। एक तो आपको एक्चुअल मॉनिटर करना होगा। दूसरा तरीका है बैन कर दो। एक तो बच्चों को मोबाइल ही मत दो, नहीं तो मोबाइल दो बट आप देखते रहो। देखते रहो। दूसरा वाला मुश्किल है। कैसे देख सकते हो आप? कैसे देख सकते, वो मुश्किल है। मॉनिटरिंग इज डिफिकल्ट। दो ही मत। हाँ, दो ही मत, बैन ही कर दो। बट देन they will lose out on, they will find other ways of figuring out anything with the children. I think the regulators in India have this habit of whenever they find something difficult, instead of actually monitoring, they have this habit of just banning the thing. बैन कर दो। तो अभी की प्रोविजन बढ़ा दो या कुछ किसी डिसअलाउ कर दो। ये तीसरा AF वाला आपने देखा होगा। That I think among the things that they have done, that I think is the most unreasonable. क्योंकि क्या डर है उसमें? AF का जो रेगुलेशन आया है क्या है? ये थोड़ा समझा भी। अच्छा, जैसे ना हम लोगों का कंप्यूटर हम लोग जब शुरू में सीख रहे थे, कुछ गड़बड़ हो गया तो शट डाउन करो, फिर चालू करेंगे। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बैन कर दो। यही प्रॉब्लम है। ये एक्चुअली अपनी इनफिशिएंसी है कि हम बैन ही कर दे रहे हैं उसको। तो अब मैं आपको समझा। AIF वाला बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, वो मैं समझाइए। एक तो मेरा रिसर्च ही है इसमें, एक पेपर ही है मेरा। तो आई विल गिव यू देयर इज अ सॉल्यूशन ऑल्सो। इस RBI का वरी क्या है? RBI इज वरीड अबाउट एवरग्रीनिंग। एवरग्रीनिंग ये होता है कि कोई लोन एक्चुअली इज इन डिफॉल्ट और हम लोग उसको बैंकर्स दे आर जस्ट कीपिंग इट अलाइव बाय गिविंग अनदर लोन, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब करके दे आर जस्ट कीपिंग इट अलाइव। तो कोई बोरोअर है, उसका प्रोजेक्ट लॉस में चल रहा है, बैंक इज गिविंग अनदर लोन एंड उसको यूज करके ये रीपे कर रहा है। दिस इज द वरी दैट RBI wants to prevent. Now RBI discovered, and I have a paper on indirect evergreening. Banks became very clever. What banks started doing, they started creating entities. अगर आप कोई एक बोरोवर को फेवर करना है, अगर डायरेक्टली आप उसको लोन देंगे तो आप जैसे लोग सब, विजय मल्ल्या को किसी ने लोन दिया, सब दिखा देंगे आप। So अगर इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गिविंग लोन टू सम बैड बोरोवर, आई क्रिएट अनदर न्यू एंटिटी, उसको लोन दो, that entity will give it to your bad borrower in trouble, and that borrower will repay the loan. मान लीजिए मैंने आपको एक लोन दिया and you are not able to repay, right? I can give a second loan, but इतना ऑब्वियस हो जाता है वो, राइट? सबको पता चल जाएगा, आप तो ढूंढ निकाल लोगे, यहाँ पे मेरा बैंक का स्टॉक प्राइस गिरेगा। तो मैं क्या करूँ, आपसे कहूँगा आप एक नया एंटिटी ओपन कीजिए, उसको दूंगा मैं। हाँ, मैं उसको दूंगा, वो तो नया क्लीन एंटिटी है, तो वो एंटिटी आपको देगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और आप मुझे वापस पे कर देंगे। वापस पे कर। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एवरग्रीनिंग, राइट? उसके ऊपर हमारा एक पेपर है, वो छप चुका है, इट्स नाइस। बट RBI हैज फिगर्ड आउट दिस इज हैपनिंग। RBI थिंक्स दैट ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, उनको यूज करके ये हो रहा है। इंस्टेड ऑफ दैट न्यू एंटिटी, बैंक इज गिविंग लोन टू अ AIF and AIF is investing in a borrower of the bank, and the borrower of the bank is repaying money to the bank. ऐसा चल रहा है money laundering. So actually what should have been a bad loan recognized, instead of that there is good money going through AIF to that bad and coming back. ये इनका fear है। Fear। क्या कर दिया अभी, सब बैन कर दो। Now if a bank has lent to the AIF cannot then invest with any borrower of the bank. आप सोचिए, SBI, दिस इज हॉरिबल। हाँ, कि अगर मतलब एग्जांपल के लिए कि SBI ने मुझे लोन दिया, हाँ, अब मैं किसी SBI के दूसरे बोरो को लोन नहीं दे सकता। हाँ, ऐसा। और आप फंड है, आप फंड है। हाँ, तो देश में सब लोग SBI के बोरोवर, कहाँ से? ऐसा नहीं कि इसी US कैसे सिस्टम में चलेगा, वहाँ पे 1000 बैंक है, यहाँ पे बैंक ही 40 है, 35-40। तो एंड बिग बैंक्स आर 6 नाउ, दे आर मर्जिंग मोर बैंक्स, द PSU बैंक्स आर 6। Everybody will be either borrower, SBI, BOB, somebody of the other, some relationship will be there. Now इन्होंने ये basically AIF से बैंक फंडिंग हटा दिया इन्होंने। This is the way they have, this is the consequence. Now AIF is so much useful to fund entrepreneurs. This is hurting startups. Who funds startup? कोई नया आइडिया है, AIF क्या है? हेज फंड है। हेज फंड है। They are willing to take that risk and fund these kind of events. Now if they cannot be financed, they cannot get financing from banks or some part of the banks, so this will hurt them. Now इसका solution है, आप अभी criticism करना बहुत आसान है,
इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इनडायरेक्ट एवरग्रीनिंग नहीं हो रहा है, हो रही है, Maybe बिल्कुल हो हो रही सकता है एएफ के द्वारा, बट आप इंसेंटिव देखो ना, लुक एट, पुट सम फिल्टर। 3 साल से जिसका लॉस हो रहा है, 3 years loss making borrower, old borrower, not a new borrower. Obviously, a startup will be losing, but some old borrower with 3-year losses or something. Such borrower of a bank cannot be funded by AAF, which is borrowing from the same bank. Put some filter. कुछ फिल्टर लगाने। कुछ तो फिल्टर, ये ब्लैंकेट बैन से नहीं होता। देयर आर मेनी अदर फिल्टर्स यू कैन पुट। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, मुझे उनका डायरेक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड दे आर टेकिंग, एंड टाइमिंग भी ठीक है। जो भी सख्त मेजर्स है, दे शुड बी टेकन व्हेन थिंग्स आर गोइंग गुड, नॉट व्हेन थिंग्स आर गोइंग बैड। एग्जाम के पिछले दिन कुछ नहीं कर पाओगे, राइट? व्हेन यू हैव टाइम, व्हेन यू समय रहते करना ठीक है, बट दे आर डूइंग, इवन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर गोइंग टू फार। ये 15 साल का रूल, ये एएफ का रूल, ये 5%, दिस इज गोइंग टू, अगर आप एक दिन भी डिफॉल्ट हो गया हाँ, तो वो तो बहुत एक्सट्रीम था। तो दैट वाज, हाँ, तो एक दिन डिफॉल्ट हो गया, कमिटी बनाओ, कंसेंसस लेके आओ, कंसेंसस नहीं हुआ तो सीधा एनसीएलटी जाओ, एनसीएलटी। हाँ, तो वहां से ये, तो दैट वाज द क्रिटिकल पॉइंट वेयर वी बिकेम एक्सट्रीम इन माय व्यू। February 12th जो सर्कुलर था, वहां से वही सोच कंटिन्यू हो रहा है। ओके, तो दिस इज द प्रॉब्लम। तब तक कुछ और था, उसके बाद कुछ और है। सो एक सिनेरियो प्रोफेसर साहब ये बना कि हम लोग ये एसेस करने की कोशिश, समझने की कोशिश करें दर्शकों के लिए कि इस वक्त रेगुलेशन एक एक्सट्रीम की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, जिससे आने वाले समय प्रॉब्लम होगी। हाँ, क्योंकि फिर पैसा लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, करेक्ट। वो एसएमईज के लिए हो या किसी के लिए भी हो। एक डर और इनका था, जो बीच में रिस्क वेटेज बढ़ाया गया, अब 30% लोन ग्रोथ होने लगी, सारे कंजम्पशन वाले लोन, विच इज मेरे ख्याल में वो बहुत ज़्यादा अच्छा लोन भी नहीं था। मैं मानता हूं, उससे कैपिटल एसेट नहीं क्रिएट हो रही थी, करेक्ट, वो खाओ पियो मौज वाला लोन था। करेक्ट। तो उस पर एकदम से उन्होंने रिस्क वेट बढ़ाया, वो आपको लगता सही था? अगेन सेम मेरा जजमेंट तो वही होगा। हाँ। तरीका उसमें भी प्रॉब्लम है। ओके, उसमें आपको पॉइंट आउट करता हूँ, ये ठीक है कि पर्सनल लोन बढ़ रहे हैं, अनसिक्योर्ड लोन बढ़ रहे हैं एंड ऑल दैट, बट आपको सोचना पड़ेगा, जब आप फिनटेक, डेटा, जीएसटी सब दोगे, अनसिक्योर्ड लोन का मतलब ये नहीं है कि सब खाने पीने वाला लोन है। सो लॉट ऑफ पीपल विदाउट कोलैटरल, सो मान लीजिए एजुकेशन लोन हो, सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल विदाउट कोलैटरल। कोलैटरल क्यों चाहिए लेंडर को? लेंडर कोलैटरल इसलिए इंसिस्ट करता है क्योंकि मॉनिटर नहीं कर पाता। अगर डेटा है, मॉनिटर कर सकते हैं, तो कोलैटरल की जरूरत नहीं होती उतना। तो हम पहले उनको ये देखना, दे हैड टू डू दिस एनालिसिस कि इज इट बिकॉज ऑफ जीएसटी कि अब डेटा मिल रहा है कि इसलिए उनको आसानी से लोन मिल रहा है? इज इट बिकॉज ऑफ फिनटेक? फिनटेक का होल आइडिया इज दैट इफ यू वांट ओनली कोलैटरल, फिनटेक क्यों चाहिए? कोलैटरल है तो गिरवी रखो, ले लो, गोल्ड लेके आओ, तो फिनटेक क्यों? Because gold को मैं बेच के I can recover. So a part of this growth, people got carried away with this 30%. They should have investigated how much is it because of fintech, how much is because of new data. That is not unhealthy. मान लीजिए unhealthy था, वो डेटा नहीं है, तो मेरे पास भी नहीं है, I don't know what it is. तब भी जो तरीका है ना, so one of the part of this rule is that if a bank lends to an NBFC, then they have to, उसका भी capital adequacy बढ़ा दिया. The bank, NBFC lending unsecured loan and bank lending to NBFC. Now, without looking into where is that NBFC going to lend? Good NBFC, Good and bad NBFC, कहाँ वो secured, unsecured. Now, the problem with all this, AIF, NBFC, microfinance, these are the people who will increase financial inclusion, startups. जो आप economic growth के बारे में हम सोच रहे हैं ना, 8-10%, वो इसमें biggest problem ये है, मैं इतना जज्बाती हो रहा हूँ इसलिए क्योंकि इसका जो कॉस्ट है ना, कभी नहीं दिखेगा। ये क्योंकि ग्रोथ 7% रहेगा, वो 10, इट्स लाइक काउंटर फैक्चुअल। लेट मी इंटरप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरे दर्शकों को समझना चाहिए। 7% की ग्रोथ आ रही कंसंट्रेटेड, जो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए वो नहीं दिखेगी, इसलिए आपको उसका फर्क समझ में नहीं आया। आपको 7 तो आ रही है, बट एक्चुअली 7 नहीं है। वो 7 से जो मतलब होना चाहिए, 7 का जो बेनिफिट होना चाहिए, वो नहीं है। कंसंट्रेटेड ग्रोथ आ गई 7%, ले लीजिए, एक ही कंपनी 7% दे देगी आपको, बट एक्चुअली होना नहीं चाहिए, क्योंकि फिनटेक पे आपने इतनी पाबंदी लगा रखी है। एक्सेस टू फाइनेंस बढ़ना चाहिए। आज भी हमने एक स्टडी किया था, पीएम स्वनिधि का स्टडी कर रहे थे, एंड इट्स अ ग्रेट स्कीम, बट 95% ऑफ द स्ट्रीट वेंडर्स डिड नॉट हैव अ सिंगल बैंक लोन।
जो स्ट्रीट वेंडर्स 1 करोड़ है देश में ऑलमोस्ट, 70 लाख तो इन्होंने पीएम स्वनिधि बेनिफिशियरी है। माय गॉड, 76 76 लाख, 76 लाख बेनिफिट, 76 करेक्ट राइट। सो 76 लाख लोगों ने इसका फायदा उठाया, उठाए ऑलरेडी। हाँ। इसका मतलब 1 करोड़ के ज्यादा ये स्ट्रीट वेंडर्स है। स्ट्रीट वेंडर से। तो उनमें नहीं, ये जो पीएम स्वनिधि का लोन जो मिला है ना, दैट इज देयर फर्स्ट बैंक लोन। अभी तक उनको कभी वो द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच दे बोरो लाइक 80 रुपीज एंड दे हैव टू पे 1 रुपी एवरी डे फॉर नेक्स्ट 100 डेज, मतलब 20 रुपीज इन अ क्वार्टर, एंड इफ यू कंपाउंड इट्स मोर देन 120%। दिस इज द इंटरेस्ट रेट। ये लोग बोलते हैं ना कि अनसिक्योर्ड लोन बढ़ा, व्हाट इफ इट इज सब्स्टिट्यूटिंग दैट लोन? एक्चुअली इट इज नॉट बैड, इट्स एक्चुअली गुड थिंग, इट्स नॉट अ बैड। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग थोड़ा रिसर्च की जरूरत है। इसको आप इंस्टेड ऑफ जस्ट गेटिंग कैरिड अवे बाय हेडलाइंस। क्या एक ऐसी प्रॉब्लम इंडिया में है कि हमने कोई फाइनेंशियल डेटा कलेक्ट ही नहीं किया? हाँ। क्या ये बहुत बड़ी समस्या है? बहुत बड़ी समस्या कि हमारे पास डेटा ही नहीं, हमको पता ही नहीं कहाँ जा रहा है हाँ, पैसा, किसके पास ये जा रहा है। आपको एक नया, जो कल मैं मेरे गांव में था, आप फोन कर रहे थे। हाँ। सो देयर इज अ प्लेस कॉल्ड धर्मस्थला, इट्स अमेजिंग टेंपल, दे रन अ सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम। इंडिया में देयर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, 8 और 9 करोड़ women borrow from self help groups, एक ग्रुप बना के बैंक, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दैट इज गवर्नमेंट ड्रिवन। गवर्नमेंट फोर्स करता है नाबार्ड को, रूरल RLM करके स्कीम होता है, रूरल लाइवलीहुड मिशन, उसके अंदर एवरी स्टेट हैज अ ब्यूरोक्रेसी विच पुशेस दिस प्रोग्राम। बैंक देता है ग्रुप को, उसके अंदर क्या हो रहा है, ग्रुप के अंदर कौन किस ग्रुप में कौन ले रहा है, कौन दे रहा है, कौन रीपे कर रहा है, कोई डेटा नहीं है। इसको तो डेटा होना चाहिए। नहीं, सो बैंक्स हैव डेटा अबाउट ग्रुप, वेदर ग्रुप इज पेइंग, ग्रुप के डेटा है, ग्रुप का डेटा, ग्रुप के अंदर क्या हो रहा है। तो इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। मतलब नुकसान ही है, कोई फायदा नहीं है, फायदा रिकॉर्डिंग से होता है। नुकसान दो तरह का है। एक ये है कि देयर आर विमेन जिन्होंने 10 राउंड लोन रीपे किया ऑन टाइम, 10-15 साल से कर रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, क्रेडिट ब्यूरो में उनका रिकॉर्ड ही नहीं है। आप सोचिए, मैं और दे आर एज क्रेडिबल एज यू एंड मी। थिंक ऑफ अ वुमन who was a part of self-help group. She has borrowed 15 loans, 20 loans, 25 loans in the last 15 years and has repaid every week. And now if she goes to a bank बोलेगा आप न्यू टू क्रेडिट हो, आपका तो कोई क्रेडिट हिस्ट्री है ही नहीं। सिविल का उधर ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो ये आप डेटा बोल रहे हैं ना, ये है ही नहीं डेटा सेल्फ हेल्प ग्रुप। सो धर्मस्थला आई सेड इज अ यूनिक मॉडल वेयर उन्होंने वो डेटा है उनके पास। ओके, that is so special about their self, it's called, उन्होंने प्राइवेटली मैनेज किया डेटा। द टेम्पल करता है, SKDRDP करता है। बोलते हैं उसको, Okay. श्री क्षेत्र धर्मस्थला रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। वो बैंक से लेके वो उनका सेवा प्रतिनिधि, दे अपॉइंट सम पीपल, दे आर कॉल्ड सेवा प्रतिनिधि, वो जाके ये सब रिकॉर्डिंग करते हैं। सो दैट इज वन यूनिक सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसमें है। बाकी मोस्ट ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ये डेटा ही नहीं है। तो अगर मान लीजिए कोई डेटा आ गया, सो देन व्हाट विल हैपन, अनसिक्योर्ड लोन विल इंक्रीज, उनको ज्यादा लोन मिलेगा। इसका मतलब ये प्रॉब्लमेटिक नहीं, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग व्हेन यू मेक अ पॉलिसी, डोंट, थोड़ा उसके अंदर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो ये डेटा क्यों नहीं इकट्ठा करते? अब तो सब कुछ इतना सिस्टमेटिक हो चला है, और मुझे लगता है कि फिनटेक की, इन्फ्लुएंस की ग्रोथ ही डेटा बेस्ड है। करेक्ट। सारी कंपनियां ये सोच रही हैं कि मेरे पास सबसे ज़्यादा डेटा हो जाए तो हम सबसे अच्छी ग्रोथ अचीव कर सकते हैं, फिर भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नहीं, डेटा तो है, डेटा एक बात है और इंटरप्रिटेशन दूसरी बात है। आप डेटा को कैसे अप्रोच करते हैं उससे फर्क पड़ता है ना। तो अगर आपने डिसीजन ले लिया है और आपको डेटा को जस्टिफाई करने के लिए यूज करना है, वो एक तरह का है। तो मान लीजिए आपने डिसीजन ले लिया है कि पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन इज बैड, इससे ये हो जाएगा, क्राइसिस हो जाएगा। देन आप कोई किसी से पूछ लो, देख लो ग्रोथ है 30%, इट्स बैड, तो कुछ प्रोविजन कर देते हैं। दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट डेटा। अदर वे ऑफ लुकिंग एट डेटा इज लुक फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स, वो क्या रहा है, why is this increase? Is it because people have suddenly started stop working and consuming loan लेके सब मजा कर रहे हैं? Is that going on? और is पहले जिसको लोन नहीं मिलता था, क्योंकि आज फिनटेक आ चुका है, क्योंकि आज ये सब है फैसिलिटी, उसको लोन मिल रहा है, और जो पहले सिक्योरिटी पूछता था बैंक, अभी विदाउट सिक्योरिटी दे रहा है, पर्पस चेंज नहीं हो रहा है। इज दैट हैपनिंग? व्हाट प्रोपोर्शन इज दैट? इसके तो थिंकिंग चाहिए, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग।
अगर वो नहीं है तो आप डेटा कुछ भी दे दीजिए, डेटा तो इज स्टैटिस्टिक्स इज स्टैटिस्टिक्स, राइट? यू कैन टॉर्चर द, उसके अंदर इंटेलिजेंस डालना पड़ेगा। देयर इज फेमस सेइंग दैट इफ यू टॉर्चर द डेटा इनफ इट विल कन्फेस टू एनीथिंग, एक्चुअली। राइट? तो प्रोफेसर हम लोगों ने ये समझा कि करंट सिचुएशन में एक एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। मोटिव का हम लोग क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, मोटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत 5 साल बाद बैड बैड दिखेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है इम्पैक्ट से। अब इसी को हम पीछे कॉन्टेक्स्ट में ले आते हैं जहाँ खूब रिलैक्सेशन था, वो क्या दौर था? वो तो अलग तरीका, वो कहानी भी जरूर जानना अब है। आज की कहानी, आई शुड टू बी फेयर, इन्होंने सिस्टम कोविड टाइम पे बहुत बढ़िया मैनेज तो किया है, ऐसा नहीं है कि सब बुरा हो रहा है। आज जी ओवरऑल मैनेजमेंट हैज बीन गुड। आप, मैं तो प्रोफेसर हूँ, अब मार्क कुछ देना है तो आई विल गिव हाई रेटिंग इवन नाउ, आई एम वरीड अबाउट फ्यूचर। पहले जो हुआ था वो तो मतलब अनथिंकेबल, वो कहीं नहीं हुआ था। सो मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ। तो 2000 में वी स्टार्टेड दिस सिस्टम कॉल्ड CDR, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग। बेसिक आइडिया वाज, कहीं पे कोई टेम्पररी प्रॉब्लम हुआ है कोई बोरोवर को, लार्ज बोरोवर्स, देन बैंक शुड बी एबल टू रीस्ट्रक्चर कुड बी क्या, एक्स्ट्रा टाइम देना, टाइम दे दो। कुछ एक्स्ट्रा लेंडिंग एंड ऑल दैट। सो रीस्ट्रक्चर कभी भी कर सकते थे, बट दे कैन डू इट विदाउट कंसिडरिंग द लोन एज NPA। नहीं तो ग्लोबली नॉर्म ये है कि अगर आप रीस्ट्रक्चर करते हो, कोई भी टर्म रिलैक्स करते हो, यू हैव टू स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग अ लोन एज पोटेंशियली NPA। इससे कल देयर इज सम ट्रबल, नो, इसलिए वो आप रीस्ट्रक्चर कर रहे हो। तो ये 2001-2 से देयर वाज अ स्ट्रिक्ट सिस्टम कॉल्ड CDR, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग। उसमें एक कमिटी था, यू हैव टू अप्लाई टू अ कमिटी ऑफ बैंकर्स। एक बैंक वाज नॉट डिसाइडिंग, यू अप्लाई टू कमिटी ऑफ बैंकर्स, देयर आर मल्टीपल लेवल्स ऑफ कमिटी। उसमें अप्रूव होने के बाद अगर कोई लोन आता है, एंड दिस वाज फॉर सिंडिकेटेड लोन्स, एक सिंडिकेट 2-3 लेंडर जिसमें है, बड़े बड़े लोन, सिंडिकेटेड लोन्स, विद द अप्रूवल ऑफ कमिटी यू कैन अवेल दिस फैसिलिटी ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग विदाउट कंसिडरिंग लोन एज एन NPA। एकेडमिक भाषा में हम इसको फॉरबेरेंस बोलते हैं। फॉरबेरेंस, यू आर फॉरबेयरिंग फ्रॉम एनफोर्सिंग अ थिंग। नाउ फिर धीरे धीरे 2006-7 आते हुए इन्होंने कमिटी बनाई। उसने कहा कि अब इसमें कर रहे हो, उसमें कर रहे हो, कुछ SME के लिए कुछ कंसेशन लेके आए। देन दे ब्रॉट अ कंसेशन फॉर इंडस्ट्रियल लोन्स। बाय 2006 देयर वाज अ कमिटी, आई थिंक सरन कमिटी और समथिंग, मैं नाम तो भूल रहा हूँ, उन्होंने रेकमेंड किया कि सबके लिए कर दो ऐसे सिस्टम, सारे लोन्स। मतलब यू कैन, बट थ्रू दिस प्रोसेस, कि अगर कोई टेम्पररी डिफिकल्टी है, यू कैन रीस्ट्रक्चर द लोन एंड देन यू डोंट हैव टू कॉल इट अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नाउ August 27, 2008, लीमैन ब्रदर्स कोलैप्स होने से 15, 17, 18 दिन पहले, आज के डेट में इसको ऐसा, हाँ, आज के डेट में इसको ऐसा सेल किया जाता है कि दिस वाज इन रेस्पॉन्स टू क्राइसिस। ये डिस्कशन पेपर जून में आया था, जून 2008। ओके। जून 2008 में क्राइसिस वाज गोइंग ऑन, बट इट वाज नॉट दैट बैड। September 15th वाज द पीक ऑफ द क्राइसिस। उसके बाद 2008 वाला। तो ये रिकमेंडेशन 2006 में ही आया था। ओके। कमिटी जो बनी थी 6-7 में हुआ था, अप्रैल 2007 में इन्होंने रिकमेंडेशन सबमिट किया, तो जून में डिस्कशन पेपर आया, August 27 को इम्प्लीमेंट हुआ। August 27 को RBI ने एक रूल बनाया कि यू कैन रीस्ट्रक्चर अ लोन एंड यू डोंट हैव टू कॉल इट एन NPA। आज कहते हैं कि दिस वाज इन रेस्पॉन्स टू क्राइसिस, ये नहीं है। ये इनफैक्ट करंट गवर्नमेंट का जो व्हाइट क्या बोलते हैं उसको, जो रिसेंटली इन्होंने व्हाइट पेपर जो निकाला, चार्ज शीट टाइप, उन्होंने भी ये कहानी मान लिया है। Oh my God. While they are opposing, they are saying इन लोगों का गलत है and all that, but they also actually implicitly believe that these were steps taken in response to crisis. नहीं, this was a part पहले हो गया था वो, पहले शुरू हुआ, 2 साल पहले इसके बारे में डिस्कशन शुरू हुआ था, डिस्कशन पेपर ऑलरेडी था, ये सब वेरीफाई कर सकते हैं आप। सो दिस वाज इशू भी हुआ था गोल्ड ये लीमैन से पहले, August 27। सो सर्कुलर का स्टोरी क्या था कि इफ यू कैन रीस्ट्रक्चर अ लोन विदाउट कॉलिंग इट एन NPA। नाउ उसके बाद ये लीमैन हो गया, नाउ दे गॉट एन एक्सक्यूज आल्सो, अब तो करना ही है। फिर उन्होंने क्या किया, कंज्यूमर लोन, रियल एस्टेट लोन, एंड में विलफुल डिफॉल्टर, उसको भी दे दो अगर यू आर कन्विंस, मतलब कुछ कंडीशन डाल दिया कि इफ यू आर कन्विंस्ड कि मतलब क्या है विलफुल डिफॉल्टर, एक बार डिक्लेयर कर दिया, फिर से यू आर कन्विंस दैट उसको भी डिफिकल्टी है, बेसिकली इट बिकेम अ फ्री फॉर ऑल। जैसे बैंक ने इसको ऐसे देखा कि मैं किसी को भी लोन दे सकता हूँ, कल कुछ प्रॉब्लम है तो रिस्ट्रक्चर कर देंगे,
तो एनपीए होगा नहीं। आज हम एक सिचुएशन पे है, हम कह रहे हैं कि प्री कमेंसमेंट प्रोजेक्ट कोई भी हो, ट्रिपल ए रेटेड हो, उसको अभी प्रोविजन करो। ये पहले 10 साल पहले हम ये 10-14 साल पहले हम ये कह रहे थे, अगर डिफॉल्ट हुआ है, लॉस हुआ है, कुछ भी है, रिस्ट्रक्चर करेंगे। रीस्ट्रक्चर करो, कोई प्रोविजन की जरूरत नहीं। अब एक मिनट रुकिए प्रोफेसर साहब, Right. दर्शकों के लिए दो सिनेरियोज, एक में एनपीए होने का डर खतरा है ही नहीं, आप लोन लो यार, किसी भी काम के लिए लो, अगर प्रॉब्लम है तो रिस्ट्रक्चर कर देंगे, हाँ। फॉरबिडेंस है हमारे पास। राइट, आज ये कि आप क्या करेंगे ये तो बाद में, पहले 5% का आप प्रोविजन कर लो, किसी का भी हो प्रोजेक्ट, कोई भी गवर्नमेंट का भी project हो, गवर्नमेंट का भी हो, तब भी करो। तब भी करो, राइट। सो नाउ एक्चुअली वो प्रोविजन इतना गलत नहीं था, ऑल्दो माय पॉइंट इज इट वाज नॉट इन रेस्पॉन्स टू क्राइसिस, प्री प्लान था। नहीं, एक मिनट, इससे पहले कि आप इस थ्योरी को कंटिन्यू करें, एक चीज, क्या ये इस प्रेशर में हो सकता है कि यार हमको 10% की ग्रोथ लानी, उस समय आपको याद होगा हाँ कि 10% डबल डिजिट की ग्रोथ की हम चैनलों में भी बहुत डिस्कशन हाँ, हो रहा था तब। हाँ, क्या ये वो प्रेशर था कि 10% ग्रोथ लानी, पैसे बांटो यार, सबको दे दो, सबको दे दो, कुछ भी करेंगे वो। राइट, नहीं हमने वो भी इन्वेस्टिगेट, मेरा एक पेपर भी है उसमें। तो वाजपेयी जी की जो लास्ट बजट थी, हाँ, उसमें द जीडीपी कैपेक्स टू जीडीपी रेशियो वाज 4%, अभी भी नहीं है, 3.3% है। हाँ, तो 1,12,000 करोड़ was the amount spent on the budget. So total government expenditure जो है उस पर I think it was around 5 lakh crore. So 4 lakh odd crore. 25% of the budget was on capex. 2003-4 budget. Golden quadrilateral जब आप, that was the time. 3-4 budget. 25%. अभी भी नहीं है. अभी like forget the recent budget. उससे पहले 10 लाख करोड़ जो हम 10 लाख करोड़ 10 over 45 is 22%. That time it was 25%. उसके बाद क्या हुआ? Although the UPA won, continued most of the reformist policies. One thing they changed. उन्होंने the expenditure का mix है ना, उसको change कर दिया to social sector, good or bad, हम उसके ऊपर नहीं जाते। तो ये क्या हुआ, प्रोग्रेसिवली 2007-8 आते आते 25% से वो 12-13% हो गया। ओके, नाउ यू हैव टू टेक अ कॉल, दिस इज माय कॉल, मुझे नरेगा करना है, मुझे करो। बट इनको ये था कि ये रोड प्रोजेक्ट ये भी स्टॉप नहीं होना चाहिए। अब आप फंड नहीं कर रहे हैं तो कौन करेगा? तो इन्होंने ये पब्लिक सेक्टर बैंक को फोन बैंकिंग बोलते हैं ना, जो फोन बैंकिंग, तो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग को फोर्स किया। नाउ द प्रॉब्लम इज, अगर पब्लिक सेक्टर बैंक को फोर्स करोगे तो एनपीए होगा, इफ यू लेंड मोर एनपीए होगा तो कैपिटलाइज करना पड़ेगा। कैपिटल तो गवर्नमेंट बैंक का ही, गवर्नमेंट अगेन अगर इस हाथ से नहीं जाएगा तो उस हाथ से जाएगा। तो कैपिटलाइजेशन प्रिवेंट करने के लिए एनपीए रोट ही बंद कर दो। अगर वो एक प्रोजेक्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो रीस्ट्रक्चर करो। रीस्ट्रक्चर करोगे तो देन अंडर द फॉरबियरेंस रेजिम आपको प्रोविजन नहीं करना पड़ेगा। प्रोविजन नहीं करना पड़ेगा तो आपको कैपिटल नहीं घटेगा, तो कैपिटल एडिक्वेसी ऐसे कैसे रहेगा? सो दिस वाज अ वे ऑफ फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मे बी वेल थॉट आउट प्लान, पता नहीं मुझे, दैट गवर्नमेंट डजंट वांट टू फंड फ्रॉम द बजट, दैट वाज गोइंग डाउन एंड दे वांटेड टू फंड यूज बैंक्स। एंड अगर बैंक्स फंड करेंगे तो एनपीए हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा तो कैपिटल घटेगा एंड देयर इज नो वे वी कैन इन्फ्यूज कैपिटल। तो ये एक रेजिम शुरू कर दो वेयर यू कैन रीस्ट्रक्चर कोई प्रोजेक्ट अगर, एंड उसी टाइम वो एनवायरमेंट वाला भी आ गया, राइट? आपको याद होगा बिल्कुल, कोर्ट जजमेंट आ गया, दिस वाज ऑल नॉट एंटिसिपेटेड, कोल वाला जजमेंट आ गया, सब कुछ आ गया, सीरीज हुई yeah. पूरी। So I don't think they anticipated all of this, but this is how I interpret why this was brought in. So this, ये मेस इसलिए हुआ क्योंकि पॉलिटिकल मास्टर्स ने भी और आरबीआई ने भी इसको सही से जज नहीं किया, Right. या समझ नहीं पाए, या किसी इन्फ्लुएंस में रहे वो, इन गुड टर्म्स इन्फ्लुएंस भी हो सकता है कि साहब मेरे को ग्रोथ लानी है तो कुछ भी मैं करूं, Right. एक ये तरीका हो सकता है, या दूसरा आपको लगता है कि मैनेजेबल है, हाँ, मैनेजेबल है। ये कई मुझे बार ऐसा लगता है ये मैनेजेबल है, बिकॉज आप सोचिए, आप 2007 में बैठ के ये सोच रहे हो, आपको पता नहीं कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है, आपको पता नहीं कोल का जजमेंट आने वाला है, आपको पता नहीं ये एनवायरनमेंट इतना स्ट्रिक्ट हो जाएगा, मतलब उन्हीं का मिनिस्टर बाद में। तो आप सोच सकते हैं ये दिस इज वन वे ऑफ मैनेजिंग स्टफ, वन वे ऑफ बिकॉज हमें सोशल सेक्टर स्पेंडिंग भी करनी है, कैपेक्स भी कम नहीं करना है, तो फिस्कल डिफिसिट भी मेंटेन करना है, तो कैसे करें ये सब? सो बैंक्स को यूज करते हैं। तो इसलिए वो फोन बैंकिंग इसलिए बहुत कम क्वाइन हुआ था। Right. तो एक एक्सट्रीम वो था एकदम लिबरल कि लोन ले लो बाद में देखेंगे, हाँ, और एक आज है कि भाई लेने से पहले इधर हाँ, प्रोविजन तो कर एक लो। और पॉइंट मुझे थी। हाँ, प्रोफेसर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, श्योर श्योर। वेरी क्विक ब्रेक, और ये इंटरेस्टिंग डिस्कशन आगे भी बढ़ेगा, और इसके बाद फिर इसका टेक अवे भी हम आपको बताएंगे कि इसका मतलब क्या है, ये डिस्कशन हम कर क्यों रहे हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस आते हैं।
एक बार फिर से आपका स्वागत है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पे, और वो है भारत के बैंकिंग की स्टोरी जो हम पिछले 20-30 सालों के कॉन्टेक्स्ट में आज समझ रहे हैं। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है पूरा, वो बहुत स्वीट स्पॉट पे, ये भी प्रोफेसर ने हमें बताया शुरुआत में, क्यों है उसको कॉन्टेक्स्ट में समझना ज़रूरी है। और आज आगे आने चैलेंजेस क्या हो सकते हैं उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। सर, हम लोग ये बातचीत कर रहे थे कि एक वो एक्सट्रीम था, एक ये एक्सट्रीम था। उस समय लोगों ने सोचा होगा मैनेज कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पाए, फोर्स ही नहीं कर पाए कि ये प्रॉब्लम आ सकती है। आज कुछ ज़्यादा फोर्स ही कर रहे हैं, इसलिए बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं ना। अब बीच में आप एक चीज़ और जोड़ना चाह रहे थे, हाँ, वो तो बताएं। ये तो वो जो फॉरबेरेंस अनाउंस किया उसमें एक पॉजिटिव हो गया, क्राइसिस आ गया, तो क्राइसिस में Justify हो वो गया। जस्टिफाई हो गया, तो वो ठीक था। हाँ। उसमें मिस्टेक ये हुआ, क्राइसिस चला गया, ग्लोबली इकोनॉमी रिकवर कर गई, इंडिया में भी 9% 10% ग्रोथ 2008-9 में वी वर एट 9%, 9-10 में 10-11 भी वॉज वेरी हाई, फिर भी उसको विड्रॉ नहीं किया। जो इमरजेंसी मेडिसिन होता है वो इमरजेंसी के लिए होता है, इन्होंने इसको स्टेपल डाइट बना दिया। तो नाउ बैंक सेड लुक, नाउ देयर इज अ वेरी गुड वे ऑफ लेंडिंग, किसी को भी दे दो पैसा, बिकॉज एनपीए का डर ही नहीं, क्योंकि अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो रिस्ट्रक्चर कर देंगे। दिस वाज द रूट कॉज ऑफ इंडियन बैंकिंग क्राइसिस। इसीलिए 2-3% एनपीए दिखाते रहे, 7% 8% रिस्ट्रक्चर करते रहे, तो उनका एक्चुअल एनपीए 12-13 से ही 10% के ऊपर गया था, बट दिखाते थे 2%, 2 या 3%। तो 2015 तक ये चला, क्लीन अप हुआ। 15 में शुरू हुआ एसेट क्वालिटी रिव्यू। दैट वाज द फर्स्ट स्टेप वेयर दे इवेंचुअली, उससे पहले कमिटी आफ्टर कमिटी केप्ट सेइंग देयर इज अ, मैं नाम भूल रहा हूँ, एक आरबीआई के कमिटी ने कहा था कि इसको बंद करो, ये यू नो देयर इज, इट इज नॉट दैट वी आर सेइंग आफ्टर द फैक्ट, बिफोर द फैक्ट पीपल वर सेइंग यू नो इन थियरी आल्सो दिस मेक्स सेंस, व्हाई डू यू नीड दिस इन गुड टाइम्स, इन बैड टाइम्स आई रिकॉग्नाइज। बैड टाइम्स में ये है कि अगर ये नहीं करोगे तो बैंक्स बंद हो जाएंगे, लेंडिंग खत्म हो जाएगा, तो बोरोवर्स विल बी इन ट्रबल, बट गुड टाइम्स में व्हाई आर यू डूइंग दिस फॉरबेरेंस वाला थिंग, बट बैंक्स कंटिन्यूड, गवर्नमेंट वांटेड टू कंटिन्यू, एंड 2015 में इन्होंने विड्रॉ किया इसको। उसके बाद क्लीन अप का जो फेज चला 3-4 साल, 3-4 साल उसमें लगे उसमें। उसमें एसेट क्वालिटी रिव्यू हुआ। इन्होंने बहुत यू नो दे February 12th was the culmination, that was the time when they went extreme, and government also infused capital. I think government also delayed in, you know, थोड़ा इनको टाइम लगा कि इसका इम्पोर्टेंस समझने में। इवन द न्यू NDA 1 NDA 2 होगा ना, 14 to 19 1 या 2 पता नहीं मुझे उनको भी थोड़ा टाइम लगा, 2-3 साल उन्होंने भी गवा दिया कैपिटलाइज करने में, बिकॉज कैपिटलाइज उन्होंने 17 में किया 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़। तब तक नहीं किया, तो हमने वो भी स्टडी 2-3 साल तो समझने में लग गए कि हाँ, तो इन्होंने हुआ क्या गहरा ही ना इसका आई थिंक दे अंडर अप्रिशिएटेड हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज। तो इसका इम्पैक्ट ये हुआ, एक बार आपने क्लीन अप किया ना, तो अब क्लीन अप करके आपने एक्सपोज करके रख दिया कि इनके पास कुछ नहीं है और कैपिटल नहीं आया, तो 2-3 साल तक लेंडिंग खत्म हो गया। खत्म हो गया। यू नो आवर NBFC lending became negative and lending to SMEs became negative, and आप अब तो डेटा दिखाते हैं। Yes. एंड इसका साइड इफेक्ट ये भी है कि NBFC क्राइसिस शुरू हो गया, ILFS डिफॉल्टेड, बहुत बड़ा डिफॉल्ट। हाँ, तो बिकॉज बैंक स्टॉप फंडिंग देम एंड देयर इज नो लिक्विडिटी, प्रोजेक्ट्स फेल्ड। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है जिसमें बैंक भी है NBFC भी है, अगर उस प्रोजेक्ट पे बैंक फाइनेंसिंग बंद हो जाता है तो प्रोजेक्ट फेल होगा, NBFC कैन नॉट सब्स्टिट्यूट, इसका डिफॉल्ट NBFC के ऊपर भी हो गया। तो दिस वाज द प्रॉब्लम एंड प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। 13 बैंक्स को इन्होंने, पीसीए भी बहुत खतरनाक चीज थी। तो इसको सीधा डाल दिया इन्होंने। सो आई डोंट नो, इसमें मुझे मेरे पास ठीक आंसर नहीं है। सी, दिस वाज द फाइट बिटवीन RBI एंड द गवर्नमेंट, दैट RBI वांटेड गवर्नमेंट टू कैपिटलाइज बैंक्स एंड गवर्नमेंट वाज आल्सो डिलेइंग अ बिट। ऑब्वियसली 3 लाख करोड़ कहाँ से लाएंगे, मतलब बजट में आप बाकी भी आपका चल रहा है ना, तो एंड RBI स्टार्टेड टाइटनिंग, AQR किया, फिर PCA बनाया, इवेंचुअली गवर्नमेंट recapitalized, and government not only recapitalized, brought in other measures, IBC has been a game changer। बहुत लोग आज IBC को बहुत has been interpreted very wrong way, you know। मैं थोड़ा शिकायत आप जैसे लोगों से भी करता हूँ बिल्कुल कर सकते हैं आप। IBC के स्टडी करते हैं लोग, ये दिखाते हैं पहले 5 साल लगता था, आज भी 4 साल लग रहे हैं, तो व्हाट्स ए बिग डील। बिग डील IBC इसलिए है कि अब प्रमोटर जानता है कि अगर केस मेरा एक्सेप्ट हो जाता है NCLT में, मेरा तो खत्म हो गया, मेरा खत्म हो गया। तो एक्स एंटे इफेक्ट जो डिसिप्लिनिंग इफेक्ट है ना, NPA 2% क्यों है,
इसीलिए इसलिए कि डर है, पहले ऐसा नहीं था। एक राधा गोपालन करके एक स्कॉलर है वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, उनका एक पेपर भी है, वो दिखाते हैं कि पहले वो सीका जो था ना, उसमें क्या होता था, विलिंगली प्रमोटर ही बैंकरप्ट हो जाता था। खुद ही कर लेता था। हाँ, तो क्योंकि उसको पता है उसके बाद वो बोर्ड में जाएगा, बीएफआर, बोर्ड ऑफ BFR में। बीएफआर क्या है, इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, वहां पे पड़ा रहेगा केस 20 साल। एंड द मेन थिंग वाज, जब केस बीएफआर में था, ओनरशिप वाज विद द प्रमोटर। तो मैं मेरा कंपनी चलाता रहूंगा एंड आई विल कीप टेकिंग द एसेट्स एंड लेट द बैंकर, देन 20 साल जब जजमेंट आएगा देखा जाएगा। बट अब क्या है, मोमेंट a case is accepted, the ownership is gone, the COC, the committee of creditors, there is a resolution professional, तो मेरा तो हो गया, I lost the company. एक्चुअली ये डर, देखिए ये पूरे डिस्कशन का मतलब ये है, इसलिए हम इस पर इतना फोकस कर रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं इसको, कि अगर बैंकिंग आपकी गड़बड़ हो गई तो अभी हम लोगों ने समझा कि एक ब्रिक निकला तो पूरी बिल्डिंग गिरेगी। हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप ये लिबर्टी नहीं ले सकते कि आप कर लीजिए कुछ भी, हम देख लेंगे बाद में, और उसका खामियाजा ये हुआ कि प्रॉब्लम को समझने में 3 साल लगे, और फिर उसको रिकैपिटलाइज करके ठीक करने में 2 साल लगे। तो NDA 1 14 से 19 ऐसे ही गया। NDA 2 में आकर के, इसका कोई लेना देना मैं किसी सरकार की वजह से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप देखिए कितनी मुश्किल के दौर से हम गुजरे, अब जाके हमारी बैलेंस शीट ठीक हुई है। राइट। अब इसमें एक सवाल और, जो अभी क्या होता है, जो ऑनलाइन बैंकिंग बहुत हो रही है ना, उस पर भी RBI ने बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, क्या उधर भी गड़बड़ है क्या? वो मैंने इतना स्टडी नहीं किया क्या प्रॉब्लम है, बट एक बैंक का मैं कह सकता हूँ, जो कोटक का रिसेंटली हुआ है, कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड, न्यू क्रेडिट कार्ड ऑनबोर्डिंग ही बंद कर दिया, और पेटीएम का, मतलब दीज आर एक्सट्रीम मेजर्स। अगर मेरे पास 100% डेटा तो नहीं है, बट ऐसा इतना भी बुरा कुछ उतना नहीं हो रहा है कि आप कोई बैंक को, यू कैन पीनलाइज, देयर आर वेज टू डू इट, यू कैन पीनलाइज, इंक्रीज पेनल्टी, वार्निंग, ये सीधा बंद करवा देना, कॉसिंग 10% स्टॉक प्राइस लॉस टू इन्वेस्टर्स, एंड इसका एक्सेंट इफेक्ट होगा। कल लोग इंडिया में इन्वेस्ट करने से डरेंगे, ये सोचेंगे कि कोई कंपनी, कोई नया इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, कौन सा रेगुलेटर कहाँ अचानक से क्या कर देगा, अचानक से बंद करवा देगा, तो फिर हम क्या करें। सो दीज पीपल आर नॉट थिंकिंग थ्रू द होल कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट दे आर डूइंग। तो विंडिक्टिव नहीं होना चाहिए पनिशमेंट, पनिशमेंट आर नॉट विंडिक्टिव, आइडिया इज टू सॉल्व द लेकिन कह रहे कि हम तो इनको 2 साल से बोल रहे थे, मैनेजमेंट सुन ही नहीं रहा था। हाँ, तो हो सकता है, तो इसका मतलब है इंस्टीट्यूशन को पनिश मत करो, इफ देयर आर पीनलाइज करो, इंडिविजुअल को पिनलाइज करो, या पेनल्टी इंक्रीज करो, बंद करवा देना। कोटक बैंक, आई डोंट नो अबाउट पेटीएम इन डिटेल, कोटक बैंक आई कैन टेल यू दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मैनेज बैंक्स। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम कहीं भी नहीं हो, एंड आई हैव नथिंग टू विद कोटक, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई हैव नथिंग टू विद कोटक, बट देखिए कोटक एंड HDFC बैंक बोथ आर वेरी वेल मैनेज बैंक्स। दोनों में वो CEO वाला, वो देखिए 15 साल, मैंने कहा कि ऐसा कोई रिसर्च नहीं, रूल नहीं है, ऐसा कोई नहीं है कि कोई CEO ज्यादा टाइम कंटिन्यू करेगा तो दे विल डू बैडली। बेस्ट CEO, इनफैक्ट दैट इज, सी द वे टू सॉल्व इज हैव रोबस्ट बोर्ड्स, हैव वेरी गुड बोर्ड्स, व्हेन दे आर नॉट परफॉर्मिंग 6 महीने में निकाल दो, 15 साल क्यों, इफ दे आर नॉट डूइंग। इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि RBI स्टार्ट्स कंट्रोलिंग, what should be a tenure. So even the IT wala system, to the best of my knowledge, the IT system had nothing to do with credit cards, but इन्होंने credit card बंद करवा दिया। Now this is a problem, no? कल lot of customers would have lost trust on them, if a lot of people would have committed. This is one case, कल कोई और case में भी। So I think they are going extreme, the measures are extreme, thought process is correct, timing is correct, time is correct. My only complaint with the actual measure implement. Measure से implement. Okay, तो ये वाली बात भी क्लियर हो गई। अब एकदम करंट पे आते हैं। हमने शुरू में आपसे कहा था कि प्राइवेट और सरकारी, इन दोनों बैंकों को अलग अलग इस समय अगर हम देखें तो कौन ज़्यादा स्वीट स्पॉट पर है, क्यों? जैसे हम लोग देख रहे हैं कि प्राइवेट बैंकों में अलग तरीके की समस्याएं हैं और सरकारी बैंकों में अलग तरीके की समस्या, या तो वो हो सकता है वो इतने बुरे दौर से निकल के आए कि अब सबको अच्छा ही लग रहा है उसमें। आपका क्या तो आपने वो कह दिया, तो इट्स अ बेस इफेक्ट। ऐसा नहीं कि दे आर डूइंग मच बेटर मैनेजमेंट और एनीथिंग, पहले इतना खराब था अच्छा लगता है। तो PNB और आपको पता है, तो वो सब अभी वो फ्रॉड नहीं हो रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा वो भी, सी एंटायर इकोनॉमी नाउ वी आर गोइंग थ्रू अ फेज दैट एवरीथिंग इज
वी आर ट्राइंग टू फॉर्मलाइज टाइटन एंड ऑल दैट। थोड़ा स्लोली करने में भी थोड़ा फायदा है। सब लोग टाइटन कर रहे हैं, टैक्स सिस्टम से टाइट करो। द प्रॉब्लम इज एग्रीगेट, फिर भी नंबर्स आएंगे, बट द स्मॉल बिजनेसेस जो एक्सेस टू क्रेडिट टू देम, वो दिक्कत हो जाएगी। So, एक साइड में जीएसटी का प्रॉब्लम, दूसरे साइड में ये लोग, बैंक्स आल्सो बिकम स्ट्रिक्ट। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फॉरबेरेंस होना चाहिए जैसे पहले था, बट थोड़ा तो रिलैक्सेशन समटाइम्स बैंक्स, यू नो, आई थिंक बैंक्स आर नाउ बिकमिंग सिंगल माइंडेड, फोकस ऑन दिस एनपीए थिंग, कि इसको, यू नो, ऑलमोस्ट कल मैंने कोई इन्वेस्टर मीट में किसी ने पूछा, इन्वेस्टर ने पूछा कि हमारे सीएमडी से, व्हेन विल यू बिकम अ जीरो एनपीए कंपनी, मतलब जीरो एनपीए, हाउ, देन आई सेड देन द इंटरेस्ट रेट वी शुड चार्ज शुड बी रिस्क फ्री रेट। हाँ, ऑफ कोर्स। कैसे बन सकते हैं आप जीरो एनपीए? तो मुझे ये थोड़ा डर लग रहा है कि एक्सट्रीम कंप्लायंस, एक्सट्रीम भी नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी अ बैलेंस। सो आई फियर दैट पीएसयूज आर स्टिकिंग टू लार्जर बोरोवर्स, और ये छोटे बोरोवर्स का तभी करते हैं जब डंडा होता है ऊपर, जो ऊपर से बोला जाता है। जैसे स्वानिधि आया, स्वानिधि में डंडा है, करो 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 करना ही है, टारगेट है। तो वी कैन नॉट प्रोसीड लाइक दिस। मतलब प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तभी हम करेंगे, पीएमओ से डायरेक्शन आएगा तभी हम करेंगे। उनको इतना डरा दिया गया कि वो बेचारे, उनको लगता है कि यार मैं क्यों करूं। हाँ, तो इसीलिए ना, इसीलिए ये डेटा, फिनटेक, इसको यूज करके वी शुड ट्राई टू रीच आउट टू दैट सेगमेंट। मैंने कहा ना, 95% ऑफ द स्ट्रीट वेंडर्स को अभी तक एक भी लोन नहीं मिला था। अभी ये स्वनिधि का डेटा है, कोई अच्छा होगा 80-90% रीपे कर रहा है। सो आई एम नॉट सीइंग, व्हाइल बैंक हेल्थ इज गुड, आई एम नॉट सीइंग मच इंप्रूवमेंट in terms of reaching out to those people who lack access to credit. Access to savings में हमने मैजिक कर दिया है। अब पीएम जनधन योजना, ये तो मैजिक है, मैजिक मानना पड़ेगा। मतलब आप किसी से भी पूछो, बैंक अकाउंट 50% लोगों के पास बैंक अकाउंट है ही नहीं था पहले, 14 से पहले। मैजिक हो चुका है। एक्सेस टू क्रेडिट में नहीं है। एक्सेस टू क्रेडिट, जो मुद्रा, जो भी हम कह रहे हैं, ये सब डंडे से चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। विलिंगली नहीं है। विलिंगली नहीं है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो हम लोग करते हैं टेक अवे, देखिए, अगर आप एक्सेस नहीं देंगे लोगों को, जैसे किसी ने एक बात मेरे को बताया कि अगर आप टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत लोन मिलना इजी कर दें, तो मैं 25 में से आपको ज़्यादा ब्याज भी दे सकता हूँ, क्योंकि आपने मेरी लाइफ बहुत ईजी कर दी। लेकिन अगर आप मेरी लाइफ बहुत टफ कर दो, इतने रूल्स बना दो, और आप मुझे कहो कि मैं आपको 6% भी ब्याज दूंगा, नहीं चाहिए भाई, क्योंकि रोज सुबह मेरे सर पे खड़े हो आप। सो एक्सेस और इजी होना चाहिए, क्योंकि जो आप बात कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर लोन कंसंट्रेशन हो गया तो ग्रोथ कंसंट्रेशन हो जाएगी। देश की 10 बड़ी कंपनियों की ग्रोथ आएगी, क्योंकि उन्हीं के पास सारा एक्सेस रहेगा। बाकी जो बेचारे एसएमई हैं, छोटी छोटी कंपनीज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, या वेंडर वाले, कितने वेंडर खत्म हो गए, रोज तो उनकी दुकानें चलती हैं, पैसा वो कहीं तो ले रहे हैं और हैवी डेट दे रहे हैं वहाँ पे। तो इससे बेटर है कि उनको एक्सेस बनाया जाए। और इसमें आपने बहुत सही कहा कि डिपॉजिट में तो हमने कमाल कर दिया है, बट अभी क्रेडिट में नहीं कर पाया। तो इसलिए डेटा, फिनटेक, इसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर वहाँ पे आप कैपिटल एडेक्वेसी बढ़ाना, ऐसे प्रोविजनिंग करना, ये सब कर रहे हो, रेगुलेटर और गवर्नमेंट कैन नॉट बी एट लॉगर हेड्स। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो, उनको पीसफुल रहना चाहिए बैंकिंग सेक्टर में जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है? हाँ, तो आई थिंक इतना वरी करने की जरूरत नहीं है। तो आई एम नॉट सेइंग देयर विल बी अ क्राइसिस लाइक दिस। सी, देयर इज अ डिफरेंस, राइट? क्राइसिस में और लॉस्ट अपॉर्चुनिटी में फर्क है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इतना स्ट्रिंजेंट करोगे तो यू विल लूज अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एट वेरी हाई लेवल, गेट लॉट ऑफ पीपल इनटू द सिस्टम। इसका मतलब ऐसा नहीं कि बैंक का लॉस हो जाएगा। तो इनका द थिंग इज रिटर्न ऑफ 30% वर्सेस 15%. Yes. That is the whole thing. So if you allow banks to lend to these poor people because they are good credit and not impose so much restriction, the banks will grow even more than what they are. तो ऐसे I don't see a situation जैसे पहले जैसे हुआ। पहले तो इन्वेस्टर हमारे half the banks will be in PCA. I don't see that. पीसफुली रह सकते हैं और वो इन्वेस्टेड रह सकते हैं, और बैंक क्यों स्वीट स्पॉट पे सेक्टर में। ये पूरी कहानी आपको ये समझाने के लिए थी। सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छे से और हिंदी में एक्सप्लेन साउथ इंडियन के लिए। साउथ इंडियन है और हिंदी में इतने अच्छे एक्सप्लेन फ्रॉम साउथ। लेट मी से लाइक दैट, इंडियन फ्रॉम साउथ, दैट्स अ करेक्ट। किसी ने साई दीपक करके उनका मैंने सुना। आई नो उन्होंने ये कहा था। कॉपी मेरा ओरिजिनल नहीं है। बहुत ही अच्छी चर्चा रही, बहुत मजा आया समझने में बैंकिंग सेक्टर को। ऐसे ही किसी और एक सेक्टर पे प्रोफेसर साहब के साथ पावर सेक्टर भी समझें किसी और दिन। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। होपफुली आपको ये
पसंद आया होगा। अपने रिएक्शंस दीजिएगा, कमेंट दीजिएगा कि और किस टॉपिक में, किस सेक्टर को आप समझना चाहते हैं, हम उस पर भी एक शो ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।